आप देख रहे हैं न्यूज इंसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। दिल्ली कार धमाके में कश्मीर कनेक्शन पर नजर, गिरफ्तार डॉक्टरों के घरवालों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया, साथ ही तहकीकात के लिए डीएनए टेस्ट भी करवाई गई। दिल्ली के लाल किले मेट्रो स्टेशन के पास एक गाड़ी फटने से बहुत बड़ा धमाका हुआ, जिसमें कम से कम 12 अफराद शहीद हो गए हैं और कई लोग जख्मी हुए हैं। वाकया पीर के रोज की शाम का है, जब Hyundai i20 गाड़ी पार्किंग के करीब फटी और आसपास की गाड़ियां आग में जल उठी। इस धमाके के पहले ही जम्मू कश्मीर, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में मुश्तरका काउंटर टेरर ऑपरेशन शुरू हुआ था, जिसमें कई मकामात पर छापे मारते हुए बहुत भारी मकदार में बारूद, हथियार और बॉम्ब बनाने का सामान भी बरामद हुआ था। कुल मिलाकर फरीदाबाद के 2 किराए के कमरों से करीबन 2900 किलो से ज्यादा मवाद मिला था, जिसमें कि अमोनियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट और सल्फर भी शामिल था। ये रिकवरी और रेड से ये लगा था कि एक बड़ी साजिश की जा रही थी। इस तहकीकात से ये भी सामने आया था कि एक व्हाइट कॉलर टेरर इकोसिस्टम चलाया जा रहा था। तालीम याफ्ता प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स और स्टूडेंट्स अपने पेशा वराना पहचान छुपाकर एनक्रिप्टेड रास्तों, चैरिटी फ्रंट्स और एकेडमिक नेटवर्क्स के जरिए पैसा, हथियार और बारूद मूव कर रहे थे। तहकीकात का आगाज श्रीनगर में जैश ए मोहम्मद के पोस्टर्स के नजर आने के बाद हुआ था। फरीदाबाद के केस में मुखबिर नाम डॉक्टर मुजम्मिल गनई, जिसे मुजम्मिल शकील भी कहा गया है, उसका नाम सामने आया। वो पुलवामा के कोयल गांव का रहने वाला था और अल फलाह यूनिवर्सिटी फरीदाबाद में डॉक्टर और टीचर के तौर पर काम कर रहा था। उसके किराए के मकान से 358 किलो अमोनियम नाइट्रेट, एक क्रिनकोव असॉल्ट राइफल, मैगजीन, गोलियां, टाइमर्स, रिमोट कंट्रोल्स, वायर्स, मेटल शीट्स और बॉम्ब बनाने का सामान बरामद हुआ। बाद में दाहर कॉलोनी से मजीद 2576 किलो एक्सप्लोजिव मिले थे। अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए 3 डॉक्टर्स, डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर अदील और डॉक्टर उमर, फरीदाबाद मॉड्यूल के मुतल्लिक निकाले गए हैं। डॉक्टर अदील के लॉकर से जीएमसी श्रीनगर में AK-47 बरामद हुई। पुलिस के मुताबिक डॉक्टर उमर ही वो शख्स था जो कि Hyundai i20 चला रहा था, जो दिल्ली में फटी है और जिसके नतीजे में एक आदमी भी हलाक हुआ। वहीं उसका नाम मोहम्मद उमर भी बताया गया है। तहकीकात अभी इस मामले में जारी है। लखनऊ से डॉक्टर शाहीन सैयद को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस का यह कहना है कि वो डॉक्टर मुजम्मिल की करीबी रिश्तेदार और साथी थी। उसकी गाड़ी से फरीदाबाद में एक असॉल्ट राइफल मिली है, जो कि दरिंदा पानिक में डस्टबिन में फेंकी गई थी। इसके अलावा हैदराबाद से डॉक्टर अहमद मोयुद्दीन सैयद को गुजरात ATS ने गिरफ्तार किया है, जहां उसके पास से 2 ग्लॉक, 1 बरेटा गोलियां और 4 लीटर कैस्टर बीन मैश भी बरामद हुआ है। पुलिस का यह कहना है कि इस ग्रुप के जरिए कुछ हद तक केमिकल और ड्रोन से हथियार आने का सबूत भी सामने आया है। तहकीकात में यह भी पता चला है कि कुछ हथियार और सामान पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए भेजे होने का भी आसार मिले हैं और मोबाइल फोन्स पर पाकिस्तानी नंबर्स और इंक्रिप्टेड चैनल्स की लिंक भी दरियाफ्त हुई हैं। अथॉरिटीज ये भी ट्रेस कर रही हैं कि फंडिंग, प्रोक्योरमेंट और ऑपरेशनल लिंक्स कहां तक जाती हैं। गिरफ्तारियों के हवाले से कुछ खानदानों ने मीडिया के सामने कहा है कि उन्हें इन तमाम सरगर्मियों का कोई भी इल्म नहीं था। डॉक्टर मुजम्मिल की मां नसीमा की जानिब से कहा गया है कि उनका बेटा 4 साल पहले ही घर से दूर हो चुका था और उन्हें इसका कोई पता नहीं था। उन्होंने रिहाई की दरख्वास्त की है। डॉक्टर उमर, मोहम्मद उमर जिसे कहा जा रहा है, उसके घर वालों का भी ये कहना है कि वो आमतौर पर पढ़ाई, लिखाई और मेहनत में ही था। पुलिस ने ब्लास्ट साइट से मिले जिस्म के हिस्सों से मिलाने के लिए उमर की मां से DNA सैंपल भी लिए हैं, ताकि पहचान मुस्तहकम की जा सके। पुलिस ने गाड़ी की खरीदो फरोख्त से जुड़े हुए 3 अफराद को भी रोका है और अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट यानी UAPA और एक्सप्लोजिव एक्ट के तहत मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। रेड्स अभी भी श्रीनगर, अनंतनाग, गांदरबल, शोपियां, फरीदाबाद और सहारनपुर जैसे मकामात पर जारी हैं और पुलिस का ये कहना है कि मजीद गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं जब फंडिंग और सप्लाई चेन का पता लग जाएगा। वहीं हिफाजत के हवाले से दिल्ली, NCR, उत्तर प्रदेश, बिहार, मुंबई और जम्मू कठुआ रीजन में भी हाई अलर्ट जारी है। आर्मी और BSF के साथ मिलकर बॉर्डर और LOC पर तहफ्फुज़ बढ़ाया जा रहा है। DIG जम्मू कठुआ रेंज की जानिब से कहा गया है, खासतौर पर भीड़ भाड़ वाले और फ्लड अफेक्टेड इलाकों में सिक्योरिटी मजबूत की गई है। आम आवाम से भी दरख्वास्त की गई है कि अगर कोई शख्स या फिर चीज मशकूक नजर आए तो फौरन पुलिस को इत्तला दे दे। मुतासिर तौर पर फरीदाबाद और कश्मीर से जुड़ी ये बड़ी कार्रवाइयों ने एक मुंजमाम, पेशावराना और दूर तक फैले हुए टेरर नेटवर्क का पर्दाफाश किया है, जिसमें डॉक्टर्स और स्टूडेंट्स भी शामिल हैं। अथॉरिटीज का यह कहना है कि इन अरेस्ट ने मुमकिन बड़े हमलों को रोक दिया है। तहकीकात चल रही है और पुलिस सब सबूत इकट्ठा करके असल मास्टरमाइंड तक पहुंचने की कोशिश में लगी हुई है। लाल किले के करीब धमाके पर कांग्रेस का हुकूमत पर निशाना। 18 घंटे बीत गए, अवाम को कब तक मिलेगा जवाब? पवन खेड़ा ने इस हुकूमत की नाकामी दिया करार।
दिल्ली के लाल किले के करीब धमाके के बाद कांग्रेस ने हुकूमत से फौरी वजाहत मांग करते हुए कहा है कि लोगों में खौफ और बेचैनी का माहौल पैदा हो गया है। कांग्रेस के मीडिया और पब्लिसिटी डिपार्टमेंट के इंचार्ज पवन खेड़ा ने मंगल को कहा है कि 18 घंटे गुजर चुके हैं, लेकिन अब तक हुकूमत या फिर दिल्ली पुलिस की तरफ से ये साफ नहीं हुआ है कि ये हमला था या फिर किसी और वजह से धमाका हुआ। पवन खेड़ा का ये कहना था कि लोग परेशान हैं, ये दिल्ली है, मुल्क का दारुल हुकूमत है और अगर यहाँ ऐसी चीजें होती है तो हुकूमत का फर्ज बनता है कि अवाम को साफ और जिम्मेदाराना तौर पर मालूमात दी जाए। उन्होंने कहा कि ना तो वजारत दाखिला, ना दिल्ली पुलिस और ना ही किसी जिम्मेदार अफसर ने अब तक इस मामले पर कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस दी है। खेड़ा की जानिब से यह भी कहा गया है कि इतने संजीदा और खतरनाक वाक़े पर सोर्स बेस्ड खबरें देना बिल्कुल गैर मुनासिब है। उनका यह कहना था कि होम मिनिस्टर, होम सेक्रेटरी या फिर दिल्ली पुलिस कमिश्नर खुद मीडिया के सामने आकर हकीकी मालूमात दें ताकि लोगों के जहन में पैदा हुई अफवाहों और थ्योरीज का सिलसिला खत्म हो जाए। कांग्रेस के रहनुमा ने यह भी कहा है कि वो समझते हैं कि पूरी मालूमात सिक्योरिटी रीजंस की वजह से शेयर नहीं की जा सकती, लेकिन हुकूमत का यह फर्ज है कि अवाम को गुमराही और डर से बचाया जा सके। पवन खेड़ा ने हुकूमत पर नाकामी का भी इल्जाम लगाते हुए कहा है कि हरियाणा के फरीदाबाद से 360 किलो बारूद और बॉम्ब बनाने का सामान मिलने के बावजूद सरकार ने अब तक कोई भी साफ जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा है कि यह सब कुछ दिखाता है कि मरकजी हुकूमत पूरी तरह से नाकाम नजर आ रही है। उन्होंने याद दिलाया है कि पुलवामा हमला साल 2019 के बारे में भी अवाम को अब तक कोई भी वाज़ेह जवाब नहीं मिला। उन्होंने कहा 6 साल बीत गए लेकिन ये नहीं बताया गया कि 350 किलो RDX वहां तक आखिर पहुंचा कैसे। उस वक्त के गवर्नर सत्यपाल मलिक ने भी सवाल उठाए थे मगर कोई जवाब नहीं दिया गया। खेड़ा ने यह भी कहा है कि कुछ दिन पहले ऑटोमेटिक मैसेज स्विचिंग सिस्टम यानी AMSS जो फ्लाइट्स के डेटा को सपोर्ट करता है उसमें गंभीर खराबी देखी गई थी जिससे कि 800 से ज्यादा फ्लाइट्स मुतासिर हुई। उनके मुताबिक एक्सपर्ट्स ने सोशल मीडिया पर इसे GPS स्पूफिंग या फिर साइबर हमला करार दे दिया मगर ना होम मिनिस्टर ना ही सिविल एविएशन मिनिस्टर ने कोई वजाहत दी। उनका कहना है कि ये सभी चीजें ये दिखाती है कि हुकूमत को खुद नहीं पता कि उनकी नाक के नीचे आखिर हो क्या रहा है। जब जवाब नहीं दिए जाते तो लोगों के जहन में खौफ और शक बढ़ता जाता है। वहीं इसी दरमियान दिल्ली पुलिस की जानिब से धमाके के मामले में UAPA के तहत FIR दर्ज कर ली गई है और कई जगहों पर छापेमारी अभी भी जारी है। इब्तदाई तौर पर तफसीलात में फरीदाबाद के टेरर मॉड्यूल से ताल्लुक का इम्कान भी जिक्र किया गया है। क्या आप सर्दियों में ठंड से परेशान हैं और चाहते हैं अपने घर को गर्म और आरामदाह बनाएं? पेश है एक्सोवार्म अंडरफ्लोर हीटिंग सिस्टम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ आपके घर के लिए बेहतरीन हीटिंग सोल्यूशन। ये न सिर्फ बिजली कम इस्तेमाल करता है बल्कि देता है आपको लाइफ टाइम सर्विस वारंटी और 15 ईयर रिप्लेसमेंट गारंटी। ये शॉक प्रूफ और वाटर प्रूफ है जो इसको बनाता है मुकम्मल सेफ और रिलायबल। और अगर लाइट चली जाए तो भी 6 से 8 घंटे का हीट बैकअप प्रोवाइड करता है। और मालूमात के लिए अभी हमारी टीम से राब्ता करें। आज बड़गाम और नगरोटा हलके में पुरअमन वोटिंग देखी गई। लोगों का झलका भरपूर जज्बा नगरोटा वोटिंग फीसद में बड़गाम से आगे। बड़गाम और नगरोटा के हलके में आज इंतखाबात का जुनून देखने को मिला है। सुबह से ही दोनों हलकों में लोग बड़े जज्बे के साथ वोट डालने के लिए निकले थे। सरकारी मवाद के मुताबिक नगरोटा असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में दोपहर 3 बजे तक तकरीबन 65.14% वोट डालने की रिपोर्ट मिली है, जबकि बड़गाम असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में उस वक्त तक 42.64% लोगों ने ही अपना वोट डाला है। इंतखाबी अफसरान का ये कहना है कि ठंड के बावजूद लोग चैन से और पुरअमन अंदाज में वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। बड़गाम और नगरोटा के दोनों हलकों में 17 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जिनमें की नेशनल कॉन्फ्रेंस के आगा सैयद महमूद, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के आगा सैयद मुंतजिर मेहंदी और BJP के आगा सैयद मोहसिन भी शामिल हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार आगा महमूद ने वोट डालने के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा है कि बड़गाम हमेशा से नेशनल कॉन्फ्रेंस का किला रहा है और इस दफा भी लोग तरक्की और अमन के लिए ही वोट डालेंगे। उनका कहना था कि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने वादा किया है कि बड़गाम को एक मॉडल कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाया जाएगा और लोगों का वोट इस ख्वाब को हकीकत में तब्दील करेगा। आगा महमूद ने यह भी कहा है कि जो वादा लोगों से किया गया है वो पूरा होगा। मैंने अवाम से अपील की है कि वो मेरी हिमायत करें ताकि जमीन पर तरक्की नजर आ सके, उन्होंने इजहार यकीन के साथ कहा। वहीं दूसरी तरफ पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार आगा मुंतजिर मेहंदी की जानिब से कहा गया है कि इस दफा लोग बड़ी तादाद में वोट डालने के लिए निकले हैं ताकि उन नाइंसाफियों का जवाब दिया जा सके जो कि उनके मुताबिक नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सालों से की है। आगा मेहंदी की जानिब से कहा गया है कि पहले जो इलेक्शन नेशनल कॉन्फ्रेंस जीतती थी वो जज्बाती वोट होते थे, लेकिन इस दफा लोग अपनी नाराजगी और नाइंसाफी के खिलाफ बैलेट के जरिए अपनी आवाज उठाते रहेंगे। उनका ये कहना था कि लोगों को यकीन है कि आज का वोट उनके हक में ही इंसाफ लाएगा। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के हाल ही के बड़गाम दौरे पर बात करते हुए आगा मेहंदी की जानिब से कहा गया है कि ऐसे दौरे अब कोई असर नहीं डालेंगे। लोग फैसला कर चुके हैं कि उन्हें अब दूसरी चॉइस समझकर नहीं देखा जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग पहले गैर मौजूद रहे थे अब सिर्फ वोट के
लिए आ गए हैं। अब लोग इन दिखावती मुलाकातों से मुतासिर नहीं होंगे। पोलिंग बूथ का आपके एजेंट्स पे तो कैसा फीडबैक अभी मिल रहा है? अच्छा मिल रहा है, फीडबैक तो बहुत अच्छा मिल रहा है। मतलब जो तवक्का थी मुझे लगता है मतलब वही फीडबैक मिल रहा है फील्ड में। तवक्का इसी बात की थी, क्योंकि मैंने कहा बार बार, मैं अभी भी कहूँगा, यहाँ के लोग, बडगाम के लोगों को सिर्फ आज डेवलपमेंट के लिए वोट नहीं देना है, उनको उन एलिमेंट्स के खिलाफ वोट देना है जिन्होंने इस कश्मीर को बर्बाद किया, जो आज एक ही प्लेटफॉर्म पे आगे नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ लड़ने के लिए। क्यों? क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस कंप्रोमाइज़ नहीं करेगी कश्मीर के मसले में, मतलब कश्मीर की इज्जत के मसले में, किसी भी मसले, किसी वजूद के मसले में। ये तो उन्होंने कंप्रोमाइज़ किया। आज भी सारे जमातें इकट्ठी हुई सिर्फ एक नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ मुकाबला करने के। लोग ये देख रहे हैं ना, जो लोग तो सबसे बेहतरीन जज है, आज फैसला करेंगे उसका। देखिए, मेरी प्रायोरिटी पहले यही रहेगी कि जो इस कॉन्स्टिट्यूंसी का बेसिक स्ट्रक्चर है, यहाँ कोई ढांचा ही नहीं है, यहाँ बेसिक ग्रीवेंसेस है, बेसिक एम्यूनिटीज़ है, यहाँ के लोगों को महरूम रखा गया। हमारी यही पहली कोशिश होगी कि वो रेस्टोर करें। अगर साहब, जिस तरह से सीएम ने कहा कि बाय वन गेट वन फ्री, एक एमएलए मैं हूँ, दूसरा आपको मिलने जा रहा है, उस स्टेटमेंट को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये इंटिमिडेशन है, वो लोगों को डरा रहे हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लोग अपना फैसला, अपना मन बना चुके हैं कि वो इस जमात की, जिस जमात ने उनको एक्सप्लॉइट किया, जिस जमात ने उनको डिह्यूमनाइज किया, वो उस जमात की अब स्टेपनी नहीं बनेगी। दिल्ली कार ब्लास्ट का मामला एनआईए के हवाले कर दिया गया। वज़ीर दाखिला अमित शाह का ऐलान, किसी को बख्शा ना जाए। दिल्ली धमाके की तहकीकात नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए के हवाले कर दी गई है। यह धमाका कल शाम लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास एक हरियाणा नंबर प्लेट वाली गाड़ी में हुआ था। इस धमाके में कम से कम 12 लोग जान से चले गए और कई लोग जख्मी हो गए। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह की जानिब से आज इस केस की पूरी रिपोर्ट ली गई है और देश भर में हो रही तलाश और तहकीकात का जायजा भी लिया गया है। उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का इरादा साफ है, मुलजिम चाहे कहीं भी हो, उन्हें इंसाफ के कटघरे में लाया जाए। अमित शाह की जानिब से अपनी रिहाइश पर एक अहम मीटिंग भी बुलाई गई थी, जिसमें उन्होंने अफसरान को सख्त हिदायत दी है कि इस साजिश के पीछे किसका हाथ है, ये जल्द अज जल्द मालूम किया जाए। इस मीटिंग में यूनियन होम सेक्रेटरी गोविंद मोहन, इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर तापन कुमार डेका, दिल्ली पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचा और एनआईए के डायरेक्टर जनरल सदानंद वसंत भी मौजूद रहे थे। जम्मू कश्मीर के डीजीपी नलिन प्रभात भी वीडियो लिंक के जरिए इस मीटिंग में शामिल हुए थे। धमाके की तहकीकात के लिए 500 से ज्यादा सुरक्षा अफसरान की एक खास टीम बनाई गई है। दिल्ली और एनसीआर में तहफ्फुज़ को मजीद मजबूत कर दिया गया है और एनएसजी के कमांडोज को भी अहम मकामात पर तैनात कर दिया गया है। तहकीकात करने वाले इदारे अब तक 1000 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेजेस खंगाल चुके हैं। पुलिस के जरिए मिलने वाली मालूमात के मुताबिक शक है कि ये सुसाइड ब्लास्ट भी हो सकता है, जिसका मकसद ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाना था। इदारे सोशल मीडिया पर भी निगरानी कर रहे हैं और दिल्ली के मुख्तलिफ इलाकों से मोबाइल फोन का डंप डेटा भी इकट्ठा किया जा रहा है। ये डेटा उन तमाम फोन्स का होगा जो कि लाल किले के आसपास धमाके के वक्त एक्टिव थे। पुलिस का यह भी कहना है कि ये मालूमात मुलजिम तक पहुंचने में मदद कर सकती है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने एनआईए, इंटेलिजेंस ब्यूरो और दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल को मिलकर काम करने की हिदायत दी है। उनका यह भी कहना है कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, हर कोने से सबूत निकाल कर लाए जाएंगे। दिल्ली के साथ साथ उत्तर प्रदेश, बिहार और मुंबई में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। आम जगहों, बाजारों और मजहबी मकामात पर हिफाजत को मजीद सख्त कर दिया गया है। और जम्मू में बीडीओ से बदसलूकी करने पर एसडीपीओ को किया गया ट्रांसफर। साथ ही वाक़े पर जेकेएस अफसरान ने सख्त एहतजाज कर मास लीव के लिए एलजी को लिखा खत। जम्मू के गांधीनगर इलाके में एक गलत रवैया इख्तियार करने के इल्जाम के बाद ही सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर यानी एसडीपीओ सुनील जसरोटिया को उनके ओहदे से तब्दील कर दिया गया है। ये फैसला उस वक्त पर आया है जब उन पर एक जेकेएस अफसर पर तशद्दुद और बदतमीजी का इल्जाम लगा। मामला उस वक्त सामने आया जब ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर अजहर खान, जो कि इलेक्शन ड्यूटी पर थे और ट्रांसपोर्ट इंचार्ज के तौर पर काम कर रहे थे, उन पर पीर के दिन ही एसडीपीओ ने बदजबानी और जिस्मी तौर पर हमला किया। ये वाकया उस वक्त हुआ है जब वो पोलिंग पार्टीज के डिस्ट्रीब्यूशन का फर्ज अंजाम दे रहे थे। इस वाक़े पर जेकेएस अफसरान ने सख्त गुस्सा और नाराजगी का इजहार किया है। उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को एक तहरीरी शिकायत भी भेजकर कहा है कि वो इस अफसोसनाक और हैरत अंगेज वाक़े पर गहरी परेशानी और मजम्मत का इजहार करते हैं। जेकेएस अफसरान ने फैसला किया है कि अगर इस वाक़े में मुलव्विस अफसर के खिलाफ फौरी और सख्त कार्रवाई नहीं होती तो वो इज्तिमाई छुट्टी पर चले जाएंगे। इस दरमियान हुकूमत ने तुरंत एक्शन लेते हुए एसडीपीओ सुनील जसरोटिया को उनके ओहदे से हटाकर पीएचक्यू जम्मू रिपोर्ट करने का हुक्म दे दिया है। साथ ही
डीवाईएसपी कुलजीत सिंह, जो कि अब तक एसडीपीओ बसोली के तौर पर फर्ज अदा कर रहे थे, उन्हें एसडीपीओ गांधीनगर जम्मू के तौर पर फौरी तौर पर तैनात कर दिया गया है। ये तब्दीली हुकूमत की तरफ से एक डिसिप्लिनरी स्टेप के तौर पर देखी जा रही है, जबकि अफसरान ने मांग की है कि ऐसी घटनाएं दोबारा ना दोहराई जाएं और एडमिनिस्ट्रेटिव अफसरान की इज्जत और महफूज ड्यूटी को भी यकीनी बनाया जाए। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।